आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। सबसे पहले बेसिक सा रिव्यू करेंगे और फिर अपने चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। तो क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। अब देखो, आज तक हमने सुना हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जो कि 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें ये भी पता है कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फिक्स मास होता है उनका, फिक्स वॉल्यूम होती है। मेन देखो हमें पता है सॉलिड एक हार्ड होता है, उसे आप प्रेस नहीं कर सकते, फिक्स्ड उसकी क्या होगी, शेप होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। लिक्विड का क्या पता है हमें, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है, 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, आप उसे किसी भी चीज के अंदर डालो, है ना, पर उसकी फिक्स्ड क्या नहीं होती, शेप नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड डालोगे उसी की वो क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। गैस की ना तो फिक्स शेप होती और ना ही क्या होती, फिक्स वॉल्यूम होती। सॉलिड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, गैसेस को लिक्विड को उससे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस को उससे भी ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ये तो हो गई स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, अब हम बड़े हो गए क्लास 12th के अंदर, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप के पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर। एक भाई साहब का नाम है क्रिस्टलाइन, तो दूसरे का नाम है अमोर्फस। अब देखो क्रिस्टलाइन अमोर्फस के ऊपर हमें पूरा चैप्टर घुमाएगा। अब होते क्या हैं, देखो 2 वर्ड पहले तो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर कि 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। क्या है ये, सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमोर्फस। इनके ऊपर आने से पहले मैं इनके कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे प्लास्टिक हम सबने सुन रखा है, वुड सबने सुन रखा है, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ सबने सुन रखी है ना। ग्लास हो गया हमारे, जो घरों में शीशा लगा हुआ होता है, ये दिखने में सॉलिड दिखते हैं ना आपको, तो ये है किस टाइप के सॉलिड, प्लास्टिक की कोई चेयर बनी हुई है, प्लास्टिक का कोई खिलौना बना हुआ है, एक तो ये भी सॉलिड होते हैं। एक मैंने क्या ले लिया, आप घर में नमक यूज करते हो, NaCl ले लिया, या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि लैब में वैसे व्हाइट कलर के डिब्बों में कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है ना, जो टीचर आपको निकाल के देती है, अब एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, वो भी सॉलिड होते हैं, उसमें पीस के पाउडर फॉर्म के अंदर बनाया गया होता है, तो वो भी क्या होते हैं, सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। अब मैंने क्यों इतनी बड़ी राम कथा बताई, क्योंकि यही हमसे पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। कैसे, देखो अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसी सॉलिड जिनके अंदर, अब देखो कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए बोर्ड भी है तो एटम्स का बना हुआ होगा, ठीक है, या तो एटम्स का बना हुआ होगा या तो क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे एक जैसे एटम होंगे। नहीं समझ में आया, मान लिया मैंने एक लोहे का टुकड़ा लिया तो आयरन के टुकड़े के अंदर सारे के सारे एटम आयरन के ही मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्या लिया है, आयरन का टुकड़ा तो हो गया, अब मैंने क्या लिया, नमक लिया, जो हमारे घर के अंदर NaCl होता है। अब NaCl क्या है, एक पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड है ना। अब मान लिया मैंने पत्थर, मतलब कि जो आपका ये नमक है जो घर में यूज करते हो, ये पत्थर की फॉर्म में आता है ना, मतलब रॉक सॉल्ट की फॉर्म में से पीसते भी हैं, बेचने आते हैं लोग। तो एक क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में आता है, मिश्री होगी, जैसे मिश्री का क्रिस्टल देखा होगा आपने, फिटकरी देखी होगी, वो भी तो सॉलिड है ना एक तरीके से। पर उसमें क्या है, मान लिया मैंने नमक का क्रिस्टल देखा, मतलब नमक का जो टुकड़ा आता है बड़ा सा, देखा होगा ना आपने, बाजार में बेचते रहते हैं, सेंधे नमक के आते हैं, उसको पीस के फिर बनाया जाता है नमक। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे NaCl के क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब क्या बोलोगे आप उसको, कि मान लिया कि ये नमक का टुकड़ा था तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, NaCl प्रेजेंट होंगे। अब NaCl को तो आप एटम नहीं बोल सकते और NaCl को मैं मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि NaCl तो सोडियम और क्लोरीन के रिएक्ट करने से बना हुआ है। एक तो केस ये हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था कि मेरे पास मान लिया सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, ये तो क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब मैं तीसरा एग्जांपल मैंने आयरन का लिया था, आयरन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आयरन के एटम होंगे। अब यहाँ पर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हम बोल रहे थे कि भी एटम से बना हुआ होगा, अब जरूरी नहीं कि वहां पे एटम्स हो, वहां पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मॉलिक्यूल का भी बना हुआ हो सकता है, किसी आयनिक कंपाउंड का भी बना हुआ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने एटम, आयन, मॉलिक्यूल बोलने की जगह पे मैंने उन सबको क्या बोल दिया, एक कॉमन नाम दे दिया, पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपने पढ़े हैं। अब लेकिन कुछ क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक होगी, ग्लास हो गया, रबर हो गया, इनकी कभी मॉलिक्यूल सुने हैं आपने, नहीं पता होंगे ना, नहीं पता होते, क्योंकि ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। अब क्यों मैंने सब कुछ समझाया, ये पार्टिकल की कहानी समझ में आ गई, क्योंकि
इस चैप्टर को जब आप किसी बुक से पढ़ोगे, कहीं पर एटम लिखा मिलेगा, कहीं पर आयन, कहीं पर पार्टिकल, कहीं पर मॉलिक्यूल लिखा मिलेगा, तो उन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आप एक मैरिज हॉल के अंदर गए या ऑडिटोरियम के अंदर गए, वहां पर बहुत सारी कुर्सियां क्या थी, एक लाइन के अंदर लगा रखी थी। अगर कुर्सियां बिल्कुल अच्छे से लाइन में लगी हुई थी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो, जैसे माइक्रोस्कोप में, मतलब बायोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोप में सेल देखते हैं ना बड़े करके, ठीक ऐसे ही एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, जो इस तरीके के सॉलिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी टेक्निक होती है, कोई लेना देना नहीं आपको। अब जब देखा गया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे, इनके पार्टिकल्स क्या थे, एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर थे। मतलब मान लीजिए एक पार्टिकल हो गया, दूसरा, ये तीसरा, क्या है, बिल्कुल एक लाइन के अंदर अच्छे से अरेंज है, तो वो कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। जबकि अमोर्फस के अंदर ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये इधर उधर किस फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट अगर आपका आ जाए तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, पहले तो हमने एग्जांपल से याद करें, आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड हो गया, किसी गैस के कोई मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सारे, अब बोलोगे गैस सॉलिड कैसे हो सकती है, हम पढ़ते हैं ना ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, तो उसके तो क्रिस्टल्स हो सकते हैं ना। तो अगर क्वेश्चन वाला ये दे दे आपको CO2 दे दे, NaCl दे दे, सिलिकॉन कार्बाइड दे दे, या कोई भी इस तरीके का कंपाउंड दे दे, तो वो सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। अगर वो आपको दे दे पेपर दे दे, ग्लास दे दे, वुड दे दे, रबर दे दे, ये सब किसके अंदर आते हैं, अमोर्फस के अंदर आते हैं। दूसरा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, जबकि अमोर्फस के अंदर क्या होती है, इररेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। दिखाई दे रहा है हमें। अब देखो, अगर किसी भी चीज के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। हमें 2 पॉइंट और याद हो गए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक बहुत ही अच्छे इंसान है, यानी कि इनका क्या होता है, इनको आप काटोगे तो बिल्कुल शार्पली कट जाएंगे, दे गिव अ शार्प कट, काटने में बिल्कुल शार्पली कटते हैं। जबकि अमोर्फस में आप प्लास्टिक की कुर्सी याद रख लो, प्लास्टिक की चेयर को काट के देखना, कभी बिल्कुल एक शार्प कट नहीं मिलता, आपको रफ कट मिलता है। तो अमोर्फस सब्सटेंस के अंदर रफ कट मिलता है, क्रिस्टलाइन के अंदर आपको क्या मिलता है, शार्प कट मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से चलना शुरू करो, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं इनके अंदर। कैसा होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। जबकि अमोर्फस के अंदर चलना शुरू करो, मान लिया 2 पार्टिकल लाइन में मिल भी गए तो तीसरे इधर उधर मिलेंगे आपको, यानी कोई ऑर्डर नहीं है, इसीलिए अमोर्फस को क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स हो गए अपने। नेक्स्ट आता है एक वर्ड जिसको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, डेल्टा एच। एच रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी को, यानी हीट को, डेल्टा का मतलब चेंज और एफ का मतलब फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस टाइम पर उसको क्या बोला जाता है, फ्यूजन। मान लीजिए सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसको ही बोला जाता है फ्यूजन। और जितनी भी हीट एनर्जी उसके अंदर यूज हुई होगी किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में, या लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर, वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाती है। हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड डायरेक्टली तो आपका गैस फॉर्म में नहीं जाता, जर्नली। तो यानी कि अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, या फिक्स हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसके ऊपर वो मेल्ट हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, फिक्स होती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, बट अमोर्फस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स हो गए क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में। बट एक प्रॉपर्टी यहां पर हमें बहुत उलझाएगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, मेजर डिफरेंस तो हमने देख लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए। अब मैं 2 नाम यहां पर लिखूंगी, एक नाम है एनाइसोट्रॉफी, या एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एनाइसोट्रॉफी बोलते हैं, और एक प्रॉपर्टी है आपकी आइसोट्रॉफी। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, आइसो का मतलब होता है सेम, एनाइसो का मतलब क्या होगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एनाइसोट्रॉफी एक प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रॉफिक बोल दूं तो एनाइसोट्रॉफिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। मतलब समझो, उसके पहले एनाइसोट्रॉफी क्या होती है, या ऐसी देखो,
कुछ प्रॉपर्टीज, अब आप उलझोगे इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिनको अगर मापा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आइसोट्रॉफी के अंदर मान लिया एक प्रॉपर्टी मान के चलो रेजिस्टेंस, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, अब बोलोगे रेजिस्टेंस कहां से आ गया, अगर कोई मेटल होगा तो रेजिस्टेंस आएगा ना। तो देखो आपकी आइसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप किसी भी क्रिस्टल के अंदर स्टडी कर रहे हो तो आपके किसी भी कोने पे उसकी वैल्यू को मापो, अगर वो सेम आती है तो वो कहलाती है आइसोट्रॉफिक प्रॉपर्टी। सेम आती है, जैसे मैंने रेजिस्टेंस को इस कोने पे मापा तो भी उतनी वैल्यू आई, इस पे मापा तो भी उतनी वैल्यू आई। अगर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो कहलाती है एनाइसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज। कैसे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तो आपका रेजिस्टेंस, म्यू बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा और अब आगे भी पढ़ोगे, एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कंडक्टिविटी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू को हम स्टडी करते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सब्सटेंस के अंदर। अब यानी कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी, आप क्रिस्टल के अंदर कहीं पर भी स्टडी करो, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, आइसोट्रॉफिक कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लिया देखो आइसोट्रॉफी में उलझ जाओगे, आइसोट्रॉफिक कर लो इसको। ठीक है, तो यानी कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर इन सब प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आती है वो कहलाते हैं आइसोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, और जिनके अंदर सेम नहीं आती है हर पॉइंट के ऊपर उनको बोलते हैं आइसोट्रॉफिक सब्सटेंसेस। अब आप सोचोगे कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होने चाहिए आइसोट्रॉफिक क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो मैंने यहां से मापना शुरू कराया, ऊपर से मापना शुरू करो, इस लाइन के अंदर जाओगे पूरी लाइन के अंदर पार्टिकल्स मिलेंगे, इधर बीच में जाओ है कोई पार्टिकल नहीं है, यहां पर चलो था, मैं इस कोने के अंदर गई कोई पार्टिकल था ही नहीं, लेकिन अब इसके अंदर देखो, अब किसके अंदर, अपना अमोर्फस के अंदर। चलो स्ट्रक्चर से देखो कि मान लिया मैंने यहां से चलना शुरू करा, एक पार्टिकल तो टकराया, यहां गई तो यहां भी टकराएगा, अब यहां पे इसमें तो बिखरे हुए हैं, यानी हर डायरेक्शन के अंदर जाओगे तो आपके पैर से कोई ना कोई कुर्सी तो टकराएगी, कोई ना कोई पार्टिकल तो टकराएगा। इसीलिए अब देखो बोलोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिर क्यों सेम आया था, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके एक रेगुलर अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड था, बट जो ये आपकी आइसोट्रॉफिक और एनाइसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती है कि कहां कहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यानी कि आपकी जो रेजिस्टेंस थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, कंडक्टिविटी थी, इनकी वैल्यू अमोर्फस सब्सटेंस के अंदर तो हर जगह पे सेम आती है। क्यों सेम आती है, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाओगे कोई ना कोई पार्टिकल तो मिलेगा जिसकी वजह से वैल्यू आएगी, बट क्रिस्टलाइन के अंदर तो एक लाइन बीच में ऐसी जो बिल्कुल ही खाली है तो वहां पर तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूरे के पूरे क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सेम आ रहा था क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, बट ये जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टल के अंदर हर एक अलग अलग पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। इसीलिए जो अमोर्फस सब्सटेंस होते हैं ये तो होते हैं आइसोट्रॉफिक, लेकिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉफिक होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब मैं कुछ वर्ड्स और बोलूंगी। एक वर्ड है यहां पर सूडो सॉलिड। अब भाई सॉलिड तो सुने थे, कि सूडो सॉलिड का क्या चक्कर होता है, तो सूडो सॉलिड या फिर जिनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, तो सूडो सॉलिड झूठे सॉलिड, देखने में लगेंगे सॉलिड बट असल में सॉलिड नहीं होते। कैसे, इसके अंदर हमें एग्जांपल करना है ग्लास का। किसी भी सरकारी बिल्डिंग के अंदर जाओ, उसकी खिड़कियों को देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो शीशा लगा हुआ है वो ऊपर से तो पतला और नीचे से मोटा हो गया है। अब आपने किसी शीशे के ऊपर मान लिया पेंट करके रख दिया तो धीरे धीरे पेंट बह के नीचे आ जाता है ना। ऐसे ही जो ग्लास होते हैं जब 70-80 साल हो जाता है, लंबा टाइम हो जाता है, तो उसके पास में प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करने लग जाता है। अब फ्लो कौन करते हैं, फ्लो तो फ्लूइड्स करते हैं। फ्लूइड्स के अंदर कौन आते हैं, आपके गैसेस और लिक्विड्स आते हैं। तो इसका मतलब ग्लास दिखने में तो सॉलिड था बट असल में वो सॉलिड नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। भाई लिक्विड था लेकिन इतना ज्यादा कूल कर रखा था कि वो सॉलिड की तरह दिखाई दे रहा था,
तो इसीलिए ही ग्लास को बोलते हैं सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक द लिक्विड्स। इसका मतलब ग्लास के पास में टेंडेंसी थी फ्लो करने की, किसकी तरह? लिक्विड्स की तरह। इसका मतलब क्या है कि वो किस चीज को शो कर रहे हैं? सूडो सॉलिड की तरह वो अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। अब इतनी कहानी चल ही गई है, तो ग्लास बनता किससे है? तो ध्यान से सुनो, सिलिकॉन ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिससे बनाया जाता है ग्लास। कैसे? अब SiO2 हम उलझेंगे, इसको हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। तो SiO2 या फिर क्वार्ट्ज तो होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, बट इससे जब ग्लास बन जाता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा अमॉर्फस सब्सटेंस कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज अमॉर्फस सब्सटेंस। हाउ? अब देखो, अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पाउडर बना दिया जाए, अब देखो हम लैब में क्रिस्टल बनाएंगे या आप लोग सीखोगे 12th क्लास में बनाना, तो क्रिस्टल में क्या बनाया जाता है? कोई भी इम्प्योर या कोई भी टुकड़ा लोगे, जैसे फिटकरी का लिया जाता है या फिर सॉल्ट का ले लिया किसी का। फिटकरी समझो, फिटकरी को पीसोगे, इम्प्योर है आपका। एक क्या लोगे? चाइना डिश लोगे। या यूं मान के चलो, जब भी आप क्रिस्टल बनाते हो तो उस सब्सटेंस को पहले पीस कर पाउडर फॉर्म में लेकर आया जाता है, फिर उसको हीट करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसको टाइम देते हैं ठंडा होने का, फिर उसमें से क्रिस्टल्स दोबारा से बनते हैं। अगर आप क्रिस्टल को बनने के लिए, पुराने क्रिस्टल से नए क्रिस्टल को बनने के लिए पूरा टाइम दे रहे हो, तो उनकी अरेंजमेंट यानी पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अपनी अपनी जगह पे जाके सेटल होते हैं। बट अगर आपने उनको सेटल होने का टाइम नहीं दिया तो वो क्या होंगे? उबड़ खाबड़, एक दूसरे के ऊपर कहीं पर भी सेटल हो जाएंगे और आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस किसमें बदल जाएगा? अमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर। यानी अगर मैं क्वार्ट्ज का पाउडर बनाकर उसे क्रिस्टल बनाने जा रही हूं, बट मैंने रैपिड कूलिंग कर ली, एकदम से कूल कर दिया, तो पार्टिकल्स को सेटल होने का टाइम नहीं मिलेगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है। तो इसीलिए ही क्या होता है आपका क्वार्ट्ज और SiO2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, बट ग्लास क्या है आपका? अमॉर्फस सब्सटेंस है। और इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अमॉर्फस के अंदर बदला जाता है। आज हम इतना ही करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बहुत अभी काफी सारा रह गया है, वो उस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। ओके।